अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जहां पाकिस्तानी सियासत में आज मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से खबरें गर्दिश करती रही कि बिला आखिर उन्होंने लबकुशाई कर ही दी है कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक को किस तरह मुल्कगीर सतह के ऊपर लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात की जा रही थी कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने लास्ट मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाता तोड़कर एक अपनी कैंपेन चलाने की ख्वाहिश का इजहार किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस कैंपेन से भी पीछे हट जाएं। तो उन्होंने आज इस तासुर को रद्द भी किया है और अपनी पूरी मुल्कगीर मुहिम के हवाले से तफसीली बात भी की है, लेकिन खुद इस हुकूमत के ऊपर भी खुलकर तनकीद की है और एक मरतबा फिर इस मुंतखब हुकूमत के बारे में ये कहा गया है कि ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, बल्कि इस हुकूमत को ऑर्गेनाइज तरीके से लाया गया। लेकिन अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन के अलाइंस की गैर मौजूदगी में JUI किस तरीके से आगे चलती है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इनसे काफ़ी वक्त पहले ऐलान कर चुकी थी, उनकी तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि PTI के अंदर जो आपसी टूट फूट है वो भी पार्टी के इस कॉज को बड़ा शिद्दत के साथ नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी दरपेश हुआ है कि भारत में पहलगाम वाक़े के बाद जो एक रोज़ में यानी कि 24 घंटों के दौरान जितना हेट्रेड और जितना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है वो भी अपनी मिसाल आप है। जिस तरीके से भारतीय मीडिया यक ज़ुबान होकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है, यकीनन पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों की तरफ से उस पर खामोशी के साथ जिस सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है वो भी यकीनन देखने के लायक है। लेकिन अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान कब तक इस बात को बर्दाश्त करता है, क्योंकि यकीनन जब भारत में इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होती है, उसके पीछे कोई और कॉज होता है। और शायद हमारे इदारों और हमारी हुकूमत की खामोशी भी यही एक बड़ी वजह है कि वो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे पसे पर्दा अनासिर क्या है या अवामिल क्या हैं जिनके ऊपर भारत काम कर रहा है। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि इन इशूज़ के ऊपर भी पाकिस्तान की हुकूमत का रिस्पॉन्स आना चाहिए। और दूसरा, प्रोग्राम के पहले ऐसे में इस पर भी बात करना चाहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ केनाल्स के इशू के ऊपर एक अहम डेवलपमेंट की तरफ जारी है, क्योंकि खबरें ये हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो कि सबसे ज़्यादा वोकल हैं केनाल्स के बनने के ख़िलाफ़ हैं, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी होने जा रही है। तो अब देखना होगा क्या आया किस हद तक सेटिस्फेक्शन कायम हो पाती है दोनों सूबों के और वफाक के दरमियान भी। इन्हीं तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रहनुमा भी हैं और वज़ीर मुमलिकत हैं कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, भारत के हवाले से कल से हम खबरें देख रहे हैं, पहलगाम इंसिडेंट होता है, उसमें भारतीयों की जानें जाती हैं और सबसे पहले विद इन नो टाइम पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा के पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देना और पाकिस्तान का इस वाक़े में इन्वॉल्व होना, ये जो इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं भारत माजी में भी लगाता रहा है, लेकिन हर मरतबा पीछे कोई कहानी छुपा कर रखी हुई होती थी। पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे अभी तक खामोश हैं। क्या कहेंगे आप कि क्या पाकिस्तान टाइम लेना चाह रहा है असल हकीकत सामने लाने के लिए, या पाकिस्तान अपने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है? कभी ना कभी तो कोई रिस्पॉन्स इस वक्त ड्यू हो चुका होगा आपके ख्याल में, जो पाकिस्तान का देना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और इंसानी जान का ज़िया जो हुआ है और उस पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इंडिया ने बड़ा केयरफुली जो है इस तमाम तर मामले को पाकिस्तान के ऊपर जो है एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह लें, अपनी रवायत को कायम रखते हुए तमाम तर जो मामला है वो पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की है, जो कि अफसोसनाक बात है कि आप रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विज़िट। और आप टाइमिंग देखें कि जब अमेरिका के नायब सदर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान को जो है शायद पाकिस्तान की सुबकी के लिए, पाकिस्तान को हर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को ब्लेम गेम जो इंडिया की तरफ से मुतवातिर तौर पे चल रही है। और ये मैं कहने की बात नहीं है, आप 2007 का समझौता एक्सप्रेस का वाक़या उठा के देख लें, आप 2008 के मुंबई अटैक्स को देख लें जो सन 2008 में हुए, या आप पुलवामा का जो तमाम तर इंसिडेंट था वो उसको देख लें, या राजौड़ी जो 2023 में हुआ वो तमाम तर इंसिडेंट देख लें। तो ये वो इंसिडेंट्स हैं जितने भी मैंने अभी जिक्र किए, तो मुतवातिर तौर पे जब कभी भी भारत के अंदर दहशतगर्दी हुई है तो बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी चीज़ को देखे हुए उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, पाकिस्तान के ऊपर जो है इल्ज़ामों की बौछार कर दी। तो उनको कम से कम इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। वहाँ के अपने जो रिहायशी हैं, वहाँ के अपने जो लोग हैं, जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, वो ख़ुद कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो 400 किलोमीटर
दूर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे पॉसिबल हुई। देखिए वहाँ पे इतने हेविली मिलिटराइज्ड वो पूरा एरिया है और वहाँ पे भारतीय फ़ौज जो है वो वहाँ पे आयरोज जो है कश्मीरियों के साथ ज़्यादतियाँ कर रही होती है और कश्मीरियों को जो है उनके हकूक़ से महरूम रखती है। और यहाँ पे किस तरह पॉसिबल है कि पाकिस्तान में से खुदा न खास्ता जो है इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन हुई है और वहाँ पे जाके जो है अटैक्स आई एम श्योर देयर आर न्यूमरस चेक पॉइंट्स और आप देखें कि कदम कदम पे उन्होंने वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। वहाँ पे तो दिल्ली से जम्मू की फ़्लाइट अगर आप कोई बंदा ले ले तो उसके लिए जो है उसको कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ जाती है और उसको देखना पड़ता है कि जी ये किस तरह पॉसिबल, जो कहानियाँ हमने सुनी हैं वहाँ के अपने लोगों से और ज़ाहिरी बात है कि ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है और अफसोसनाक वाक़या है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंसानी जान का ज़िया जो हुआ है, लेकिन वी डिडंट एक्चुअली वांट टू रश इनटू ब्लेम गेम। हमें पता है बिल्कुल ये ज़ाहिरी वाज़े तौर पे तमाम जो सियासतदान हैं वो इस बात पे मुत्तहद हैं कि जब कभी भी इंडिया में ऐसा अफसोसनाक वाक़या होता है या भारत में व्हेन इट्स देयर ओन डूइंग स्पेसिफिकली कि वो हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। अब कल की मीडिया की ही चीज़ें उठा के देख लें, भारतीय मीडिया चैनल्स ने चीख चीख के जो है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए और इल्ज़ाम तराशी की बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी क्रेडिबल एविडेंस के, बग़ैर अपने क्लेम को सब्सटैंशिएट किए हुए। तो ये तो इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है ही नहीं पाकिस्तान की साइड से और 400 किलोमीटर दूर है और वहाँ के अपने लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि अगर आप खुदा ना खास्ता आप पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पाकिस्तान फिर आपको जवाब भी देगा। तो ये ज़बान ज़द आम है तमाम तर बात, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपके नाज़रीन को बताने की ज़रूरत नहीं। इंडिया में जो दहशतगर्दी इंडिया खुद करवा रहा है और उसके साथ साथ इंडिया से बाहर भी, पाकिस्तान में तो चले हमें ऑलरेडी पता है कि बलूचिस्तान में जो इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ जिस तरह BLF की सपोर्ट करती है, उनको फंड करती है थ्रू अफगानिस्तान, ये तो सबको पता है। और वहाँ पे क्लेम्स भी आपको पता है कि जो वो पाकिस्तान ने सब्सटैंशिएट किए और पाकिस्तान ने प्रूव किया तमाम तर कुलभूषण वाले मामले पे या अदरवाइज जो इनके गाए बगाए लोग पकड़े जाते हैं और वो फिर उनको पता होता है कि वेदर वो ईरान या अफगानिस्तान की साइड से जब आते हैं और वो किस एजेंडे पे होते हैं और किसकी फंडिंग से वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन की जो एक नैरेटिव के साथ आते हैं या एक फोकस के साथ आते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन इंडिया भारत के बाहर भी, कनाडा की लेटेस्ट मिसाल है आपके सामने, आपने देखा डिप्लोमेटिक रिलेशन सावर हुए, इन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात तक ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए जब कनाडा में जाके जो भारतीय निजात सिख वहाँ पे मौजूद हैं, जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, वहाँ पे जाके जो वहाँ पे स्टेट टेररिज्म को फ़रोग दिया गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जो है वहाँ पे इन्होंने जाके असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की और असैसिनेशंस की। तो जाहिर बात है कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, दुनिया पूरी भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की और असैसिनेशंस की और इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस की जो ये करते हैं दीगर ममालिक में जाके बाशमूल पाकिस्तान, तो उनकी जाके दुआइयाँ और उनके सबूत जो हैं वो दुनिया पूरी में मौजूद हैं। एक और चीज़ मैं आपको अगर बताऊं कि अमित शाह की वॉच के अंडर एज होम मिनिस्टर ये तमाम तर मामला हुआ है और अमित शाह साहब ये भी अगर उनकी तरफ से ये बात की जा रही है और पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। कम से कम ये देखना चाहिए कि अमित शाह साहब तो खुद टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस जो हैं इंडिया में इंडिया के बसीयत वजीर होने के नाते अमेरिका की अदालतों में भुगत रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो इंडिया की तरफ से एट ऑल टाइम्स हाई है। और अब जब रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, इस खित्ते की जो है एक अमन की जो है वो तमाम तर मामलात जो हैं उस हवाले से बढ़ रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आप अपनी सरजमीन दूसरा इकोनॉमिक नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं, थोड़ी सी बिल्कुल ठीक है। कि सर मुझे एक सवाल करने की इजाजत है, यकीनन पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पे जा रहा है तो उससे ऑब्वियसली ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो डीस्टेबिलिटी करने वाले हैं वो तो अब एक्टिव होंगे। अच्छा सर ये फरमाएगा कि चलें ये तो एक पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान थोड़ा वेट कर रहा है और उस पर रिस्पॉन्स देगा। थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आना चाहूँगी, वक्त थोड़ा सा महदूद है। ये फरमाएगा कि JOIFA की तरफ से आज एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक का पूरा ऐलान
ऐलान हुआ है कि किस तरह किस शहर में वो एहतजाज करेंगे। दूसरा पीटीआई भी इसी पाइपलाइन में है कि वो अपनी तहरीक को शुरू करें। आपके ख्याल में गवर्नमेंट का बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग, अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप JUIFA के साथ रहा है, नून लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी, कोई कोशिश होगी कि उनसे बातचीत की जाए और इस एहतजाजी तहरीक को शुरू होने से पहले ही डिफ्यूज़ कर दिया जाए, या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है? देखिए सना साहिबा, आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ मौलाना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेसर था, उसमें जो स्टेटमेंट थी कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। अगर वाक़तन हुकूमत की कारकर्दगी सिफर थी तो फिर पेट्रोल की कीमतें देखें, पिछले पूरे 1 साल का मवाजना आप करें तो 40 रुपये मजमूई तौर पे जो है पेट्रोल की कीमत पर लीटर कम हुई है। आप बिजली की अगर बात करें कीमतों की तो 7.5 रुपये जो है अभी वज़ीर आज़म ने रिलीफ फराहम किया है पर यूनिट जो है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल यूज़र्स को। अगर वाक़तन हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है तो फिर 35-38% से इन्फ्लेशन या महंगाई जो है, शरह जो सूद है वो किस तरह जो है वो कम होके 1% पे इन्फ्लेशन आ चुकी है ऑलमोस्ट। इसी तरह अगर आप देखें तो अशियाए खुद नोश की चीज़ों में जो कमी आई है उनकी कीमतों में, तो वो आप देखें तो वो किस तरह फिर पॉसिबल है। अगर आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें तो क्या वज़ीर आज़म का यहाँ पे SCO होस्ट करवाना, जो कि 27 साल बाद पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो टेक प्लेस की। इसी तरह आप दीगर आउटलुक देखें। और आज की मैं अगर आपको बात करूं कि पाकिस्तान की तरक्की की जो परसेंटेज है वो आज वर्ल्ड बैंक ने जो है जो उसकी रिपोर्ट थी और IMF वगैरह ने वो तमाम तर उस पर बताया। उन्होंने कहा कि ये तो डबल हो जाएगी, 3 से 6% पे चला जाएगा सारा काम। तो यहाँ पे अगर रुपया बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो एक मुस्बत आउटलुक दिखा रहे हैं और तमाम तर चीज़ एक बेहतरी के अमल से गुजर रही है, तो फिर हुकूमती कारकर्दगी सिफर कैसे हो गई। अगर किसी ने एहतजाज करना है तो बिल्कुल एहतजाज करें, उनका हक है। लेकिन हम बिल्कुल मौलाना साहब के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग रही है। PDM के टाइम पे वो लीड करते रहे हैं, सरबराही करते रहे हैं PDM की। उस वक़्त वो हमारे साथ, हमारे इत्तेहादी थे। हम अभी भी उनसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को एक तो बैरूनी जो ख़तरात हैं वो, और जो अंदरूनी मामलात हैं, कम से कम आपको तो एक बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। आपको पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए, ना कि एक एहतजाजी जो मुजाहरे हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जिस तरह पहले उनके साथ इंगेज किया और बिल्कुल डार साहब और वज़ीर आज़म साहब उनकी मुलाकात हुई, इस दफ़ा भी मौलाना साहब से वो इंगेज करेंगे और उनसे जो बातचीत है कम से कम एक रीजनिंग के साथ उनको कहेंगे अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें बताएं। वैसे तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि इस हुकूमत पे हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पार्लियामान पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो सना साहिबा अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में केसेस का फ़ैसला हो रहा है, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें जो हैं एज़ पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चल रही हैं। अगर फिर भी किसी को इशू है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो हमें बता दें, हम उसको भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ PTI की जो इतना शोर व वैला था कि ईद के बाद जो है हम एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे, वो तो एहतजाजी तहरीक मुझे होती नज़र नहीं आई। अच्छा। और मौलाना साहब की पार्टी ने भी अब दो टोक अल्फाज में कह दिया, उन्होंने कहा कि जी हमारा किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात तो उन्हीं से करना चाहते हैं जिनके खिलाफ ये कहते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक काम हो। और वो इवन के उमर अयूब साहब भी अब कह चुके कि हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि चले ये तो एक अपोजिशन की बात हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के और आपकी हुकूमत के भी मसाइल कैनाल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, इसमें एक खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म साहब CM सिंध से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन CM साहब ने सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली ये बात की है कि हम कैनाल्स किसी सूरत में नहीं बनने देंगे क्योंकि इनके ऊपर काम ही शुरू नहीं हुआ। अब उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा? देखिए सना साहब, जब आप इत्तेहादी होते हैं ना, तो आपको एक दूसरे की बात को समझना चाहिए और उसको सुलझाना चाहिए। मैंने पहले भी ये 12 दफ़ा कहा है कि ये तमाम तर मामला अफ़ाम व तफ़हीम से मिल बैठ के ही हल होना है। अब राना सनौल्ला साहब ने भी ये बात की और उन्होंने भी यही कहा कि जब उन्होंने रब्ता किया CM सिंध से तो उनको खुशाइन लगी ये बात। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात एक्सपेक्टेडली आज हो जाएगी, अगर आज नहीं हो तो कल ज़रूर हो जाएगी। इस मामले पे हमें मामले की संजीदगी की या इसकी जो नोयत है कि कितना संजीदा मामला है, बिल्कुल इसको
जानते हैं और इसीलिए हम इंगेज कर रहे हैं कि मशावरत से और अफ़ाम तफ़हीम से ये तमाम तर मामला आगे लेके जाया जाए, ताकि किसी भी सूबे को, किसी भी पार्टी को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात इस पे ना हो। हम उनकी बिल्कुल रिजर्वेशन एड्रेस करेंगे, लेकिन ये बयान दे देना कि नहीं हम किसी सूरत नहीं बनने देंगे जब आप एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, जब आपके अपने सदर ने ब्रीफिंग ली और नोट दी कि बिल्कुल ये अच्छी बात है, अच्छे मंसूबे हैं, और उसके बाद फिर जॉइंट सेशन में तो चले उन्होंने मुखालफत कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे सियासत नहीं होनी चाहिए और ये वाज़े होना चाहिए कि चोलिस्तान कैनाल में किसी और सूबे का पानी या किसी की सूबे के पानी की हक तलफी नहीं की जाएगी। पंजाब अगर अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा है और सैलाबी पानी अगर इस्तेमाल होगा, जिसकी आप देखें ना, आज ही इरसा ने कितने जो है वो आई थिंक 123,000 एकड़ जो है वो तकरीबन वो क्यूसेक वो जो है वो पानी गालबन रिलीज़ किया है। तो गाए बगैर बारिशों के हवाले से अब जो मानसून का सीज़न आगे आना है, उसके अलावा जो फ्लड वाटर आपका जमा हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो आपने बेहतर इस्तेमाल करना है। तो उस हवाले से आप क्यों नहीं इस तमाम तर मामले को जो इसकी पेचीदगियाँ हैं उसको देखते, बजाय इसके कि इस पर हम सियासत शुरू करते हैं और बयानबाजी शुरू करते हैं। आई थिंक एक बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है और इसी हवाले से जो है वज़ीर आज़म साहब भी मिलेंगे, इसी हवाले से राना सोनाला साहब भी मिले और एक डिस्कशन जो है उसका आगाज़ हुआ है और हम बिल्कुल जो उनकी रिजर्वेशन है उनको दूर करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। सवालात काफ़ी महदूद है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। वज़ीर मुमलिकत बरा कानून और इंसाफ, यकीनन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह वर्किंग रिलेशनशिप, ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात होने जा रही है, उसमें किस हद तक कोशिश की जाएगी कि पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला को कन्विंस किया जा सके। अब देखना होगा कि आया किस हद तक पीपल्स पार्टी भी मुतमईन होती है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद बात करने जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो अपना जो ऐलान है कर दिया और अपनी हिकमत अमली वाज़े कर दी है एहतजाजी तहरीक के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक खामोश है। उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खान साहब के हवाले से आज ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मुख्तलिफ रूमर्स आ रहे थे कि आपसे इख्तलाफात भी हैं और कुछ ऐसे इशूज़ भी हैं जिसके ऊपर जो चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, वो शायद फ्रंट फुट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर खान साहब की तरफ से आज बड़ी तफसीली इंस्ट्रक्शंस भी दी गई और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे कायदीन जो कि पार्टी से निकाल दिए गए हैं, उनके बयानात की वजह से भी जो पार्टी के अंदर और पार्टी के हवाले से कॉन्ट्रोवर्सीज़ फैल रही हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस हवाले से भी बड़ा ज़रूरी है कि पार्टी के अंदर जो आपसी इख्तलाफात हैं उसको कंट्रोल करने के लिए खान साहब का बयान और खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है वो किस हद तक कारगर साबित होती है, क्योंकि बज़ाहिर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है उसमें एक बड़ी वजह और एक बड़ा मसला आपस के एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी हैं। लेकिन इसके अलावा आज हमने ये भी देखा है कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से पूरी एहतजाजी तहरीक जो कि मुल्कगीर सतह पर की जानी है उसका भी बड़ा वाज़े ऐलान कर दिया गया है और उनकी तरफ से बताया गया है कि किस किस दिन किस शहर में एहतजाज किया जाएगा। लेकिन जिस तरह कुछ दिन पहले तक बात की जा रही थी कि आया JUIF किसी किस्म के एहतजाज को शुरू भी करना चाहती है या फिर नहीं, उस तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, मौजूदा सिस्टम इलेक्शंस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन उसके साथ अपोजिशन में अपनी जो एक इनफरादी हैसियत है वो भी JUIF की तरफ से बहाल रखी गई है। लेकिन जिस तरीके से JUIF बार बार इस बात की तरफ इशारा करती रही है कि PTI एक तरफ एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहती है और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ बनाना चाहती है, तो जो डुअल पॉलिसी है उसकी वजह से JUIF उनकी सपोर्ट में नहीं होगी। अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देती है और ख़ास तौर पर एहतजाजी तहरीक के पर्सपेक्टिव में क्या आगे की हिम्मत अमली हो सकती है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब। अबूज़र साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। पहले तो सर फरमाइएगा कि वैसे तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया गया JUIF की तरफ से, मौलाना साहब ने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो पूरी उनकी मुल्कगीर कैंपेन है वो अनाउंस भी की, हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। सर ये फरमाइएगा कि PTI या जो आपका पूरा ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है उनकी तरफ से इस किस्म की ब्रीफिंग कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है कि आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? देखें, हमेशा आपको पता है जब भी कोई ग्रुप्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका कोई अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है तो हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं। तो जहां तक JUIF की बात है और जहां तक वो PTI की बात है, देखें हम तो रिसीविंग एंड पे हैं। इस मुल्क में लाकानूनियत, गैर आइनी सूरत हाल और इस मुल्क में जो जमहूरियत पे चबे खून मारा गया है और जिस तरह की फस्तायत हम उसको फेस कर रहे हैं, उसको सफर कर रहे हैं और जिस तरह जुडिशरी को
काबू किया गया है 26वीं आईनी तरमीम और उसके अलावा पेरेंट्स के आपने तरीक़ेकार देखे, यहाँ पे जो तमाशा लगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने भी लेटर लिखा, तो उसका तो हम शिकार हैं। जाहिर बात है हम आवाज भी उठा रहे हैं, हम उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, आइन और कानून के दायरे में रह के जो हमने किया वो आपके सामने है। अब उसमें देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बिल्कुल बात की आइन कानून की। हमारा ऑब्जेक्टिव ठीक है, एक चीज में हम इकट्ठे हैं, वो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत को, आइन को और बुनियादी हुकूक को बहाल करना है, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में हमें इंश्योर करना है। अब वहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिसपे आपकी मोडालिटीज, आपके जो फॉर्म, मैनर, मेथड होता है, उस पर आपके डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। अभी वो चीजें तय हो रही हैं, लेकिन मौलाना की ये स्टेटमेंट आना मेरे ख्याल से खुशाइन बात है, और इसको बिल्कुल हम जो बात कर रहे हैं वो भी वही बात कर रहे हैं, हम कोई मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे। अगर वो किसी ने कह दिया JUIF में से, अगर मौलाना साहब के अलावा कोई बात करता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है, तो उसके लिए मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मौलाना साहब जो कह रहे हैं उसको जाहिर बात है, वो सीनियर सियासतदान है, मैं उसको देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, उसको सीरियस लेना चाहिए। हमारी बात बड़ी क्लियर है। देखिए हम जो चाहते हैं वो भी यही तकरीबन चाह रहे हैं। माजरत तो का कलामी बात है हम उनके साथ इस इशू के ऊपर। जी सर, लेकिन ये फरमाएगा ना कि चलें, ये तो बात है कि खान साहब की तरफ से भी कई मरतबा कहा गया कि JUIF के साथ या उनके हवाले से कोई सख्त किस्म का स्टेटमेंट ना दिया जाए, लेकिन अब जब जो उन्होंने रिसेंट बात की उसमें तो उन्होंने कहा है कि अगर JUIF किसी पॉइंट के ऊपर तनकीद करिए तो वो नहीं होनी चाहिए। अब ये जो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत और साथ में मुल्की एहतजाज की बात हो रही थी PTI की तरफ से, इसको JUIF एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि जो रिजर्वेशंस थी वो उनकी जस्टिफाइड थी? PTI का इसके ऊपर क्या स्टांस है सर, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली इशू ये है कि क्योंकि मौलाना साहब ने पहले डील किया है पीपल्स पार्टी के साथ या आप नून लीग के साथ डील किया है, और वो उधर जाहिर बात है क्योंकि जिस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई, क्योंकि जो वोट को इज्जत दो का नारा उठाया PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की हमेशा बात की है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होती है उस चीज की, नून लीग ने जो जिस तरह अदली का किरदार अदा किया, पूरी इनकी हुकूमत, इनकी कैबिनेट, पूरी पार्टी ने जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जिताया गया इंटरफेरेंस करके एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और फिर जिस तरह की पीपल्स पार्टी ने भी आपने देखा 6 कनाल इशू के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट लेकर बिल्कुल झुक गए, हर चीज में उन्होंने वही किया जो उनको हुक्म दिया गया। बिलावल साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, तो जाहिर बात है उनको शायद ये लग रहा है मौलाना को कि PTI अगर एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की बात कर रही है, वो ये बात कर रही है कि हमें फेवर्स दें, उसके बदले हम जो भी होगा गैर कानूनी गैर आईनी चीजों को हम कंडोन कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बड़ा क्लियर मुद्दा है, हमने पहले भी मैंने आपसे बात की, खान साहब इज वेरी क्लियर, वो एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है। हमने इस मुल्क के अंदर जो इंटरफेरेंस है इस मुल्क के पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, वो एस्टैब्लिशमेंट की हमने रोकनी है। उससे जाहिर बात है हम उनसे कोई बंदूक के साथ लड़ेंगे तो नहीं, हम उनके साथ कोई हाथापाई तो नहीं करेंगे, हम तो उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि इस मुल्क में जो इज्जत है वो तभी होगी जब वो अपना आईनी किरदार जो है उसको अदा करेंगे, उससे तजावुज नहीं करेंगे। तो अगर ये सारे मसले हम उनको बताएं, उनको बिठाएं सामने, इनको खत्म करें, देखिए एंड ऑफ द डे सोल्यूशन एमिकेबल होते हैं, वही आपका सोल्यूशन होगा अगर आप उनको बैठ के समझाएंगे। हम नहीं कह रहे उनको क्योंकि हमें हुकूमत में ला के बिठा दें, या हमें सरूर पैलेस में भेज दें, हमें एमन फील्ड अपार्टमेंट्स में भेज दें, या हमें अच्छी जेल की ड्राइंग रूम दे दे खान साहब को, हम ऐसी कोई बात नहीं करें। अच्छा, लेकिन सलमान साहब ये फरमाएगा सर कि खान साहब की तरफ से जो भी गुफ्तगू हुई आज, उसमें ये भी कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी थोड़ा सा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप माजरत खाना रवैया अख्तियार ना करें, बल्कि डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव पॉलिसी इख्तियार करें। आपके ख्याल में क्या ये कुछ इश्यूज जो ऐसे थे जिसपे गौहर साहब खामोश रहे, क्या आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा स्ट्राइकिंग पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा हार्ड हिटिंग स्टांस अपनाना ज़रूरी था PTI के लिए जो वो नहीं कर सके? अब मुझे अब एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि आपको पता है एक्सेस बड़ी लिमिटेड है, खान साहब ने कहा क्या है। लेकिन हाँ बिल्कुल, आप अगर देखें, ऑब्जर्व करें हमारी पार्टी के अंदर, देखें वो एरिस्टोटल ने बड़ी प्यारी बात की थी, डाइवर्सिटी इज ब्यूटी। हर तरह के लोग होते हैं पार्टी में, कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ डिफेंसिव होते हैं, लेकिन जाहिर बात है खान साहब की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो आपको पता है, खान साहब एक फास्ट बॉलर हैं, वो बड़े अग्रेसिव हैं, वो बिल्कुल मेलो डाउन करके पॉलिटिक्स नहीं करते, और इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, और हम जैसे लोग जो पार्टी में आए उनको देख के हम भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल खान साहब की ये बात ठीक है, अगर किसी की पॉलिसी थोड़ी डिफेंसिव है वो नहीं होनी चाहिए, आपको अग्रेसिव पॉलिसी रखनी है। हम ये नहीं कह रहे कोई किसी से बदतमीजी कर, लेकिन कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, आई थिंक दिस इज रिक्वायर्ड। आपको सच जो सच है उसको बोलना चाहिए, जो तल्ख हकीकत है उसको बयान करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई ज्यादती है, कहीं इंटरफेरेंस है, बल्कि कहीं पे है क्या नहीं है, एग्जैक्टली इंटरफेरेंस है, तो उसका हमें पॉइंट आउट भी करना चाहिए। और बिल्कुल जो मेरे ख्याल से सलमान अकरम राजा साहब का जो
मैं उनकी तारीफ करूंगा, जो उनका तरीकाकार है, जिस तरह वो चीज को प्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत सिमिलर होता है टू व्हाट खान साहब सेज इन जेल। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बिल्कुल खान साहब की एक्सपेक्टेशन है, हम सब से है कि हम बात वो करें जो खान साहब जिस तरह करते हैं। और आपने उनके इंटरव्यूज अगर कभी किए हो, खान साहब बिल्कुल दरमियान का रास्ता नहीं लेते, वो या सीधी बात करते हैं या खामोश रहते हैं, दरमियान में वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात होती, सही है, अगर खान साहब ऐसी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये भी फरमाएगा सर कि आज महमूद अचकज़ई साहब की सदारत में एक अपोजिशन की जमातों का इजलास भी हुआ है, अब उसमें क्या हिकमत अमली एक्सपेक्टेड है? आपने शुरू में जिक्र तो किया कि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या जो बाकी जमातें हैं, या चलें अगर JUIF भी है, उनको भी दोबारा किसी न किसी तरह इस पूल में लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि हुकूमत की भी कोशिश होगी और ख्वाहिश भी होगी कि JUIF किसी तरह हुकूमत की तरफ आ जाए, लेकिन आप लोग चाहेंगे कि अगर वो सपोर्ट में आए तो ज़्यादा वेट बढ़ सकता है अपोजिशन का? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, हमें मेरे ख्याल से JUIF को कहने की ज़रूरत भी नहीं है आप हुकूमत की तरफ ना जाएं। इस हुकूमत में ये जो डूबती कश्ती होता है उसमें कोई सवार नहीं होता, और इस हुकूमत में जाना वैसे ही अपनी सियासी मौत है आपकी। आपका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो क्रश होगा अगर आप इस हुकूमत के साथ बैठेंगे। आप ये देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी 17 सीटें जीती है, और अब तो इन्होंने हुकूमत ले ली है। अगर अब दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो ये 17 सीटें मेरे ख्याल से शायद 7 रह जाएं या 1 सीट रह जाए, दरमियान से एक फिगर निकल जाएगा। इस वजह से मेरे ख्याल से इस हुकूमत के साथ बैठना अपनी सियासी मौत है। आप अगर देखें, आप अगर कन्फ्रंट करेंगे, आप सच की बात करेंगे, असूल की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे, तो आपका पॉलिटिकल कैपिटल इंक्रीज होता है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज की बात करें, आप इस तरह की सियासत करें जो जरदारी साहब करें, जैसे ना पीपल्स पार्टी को देखें, अंदरूनी सिंध तक वहां भी इलेक्शन अब हाथ से दांधी करते महदूद कर दिया, और PMLN जो है वो तो मेरे ख्याल से कहीं भी महदूद नहीं, वैसी खत्म हो गई है। तो इस वजह से ऐसी सियासत कोई नहीं करेगा, मौलाना साहब उधर नहीं जाएंगे। देखें, एंड ऑफ द डे एक बात कर दूं मैं आपसे, हम सब ने बैठे क्यों है? बट फॉर इंस्टेंस हम सब क्यों बैठते हैं, या PTI क्या बात करती है? कोई इमरान खान की जात की बात नहीं हो रही। इस मुल्क में जब ये मुल्क बना, ये देखिए, कोई भी पॉलिटिकल जब बॉडी बनती है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है, उसको इमरानी मुआहिदा कहते हैं। उस पॉलिटिकल बॉडी जब बनती है वो, उसके कुछ काम होते हैं, उसके कुछ ड्यूटीज होती हैं। लेकिन जिस तरह, और उसके 3 आपके फंक्शंस हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है। अगर एक मुल्क के अंदर आप जुडिशरी खत्म कर दे, इंटरफेरेंस करके या आईनी तरमीम करके, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सिटीजन और द स्टेट होता है, वो टूटने लग जाता है। इमरानी मुआहिदा जो है उसकी रेलेवेंस जो होती है वो खत्म हो जाती है। इस वक्त ये हो रहा है इस मुल्क में, रियासत का काम होता है इंसाफ करना। ये अब मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, अब कमरमुशानी से मियावाली से बंदा 400 किलोमीटर का सफर रोज तय करे, डे टू डे हियरिंग हो रही है ATC में जी, 4 महीने की तो सजा दी, ऊपर से ऑर्डर आया है। ये तमाशा लगा, लोग परेशान, लोग रो रहे हैं, पैसे नहीं है किसी के पास, लोगों के घर खत्म हो गए, उजड़ गए, लेकिन रियासत जो है वो माँ का किरदार नहीं करी, सौतेली माँ बन गई, लोगों से बदले ले रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। सो दिस हैज टू स्टॉप। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमरानी मुआहिदा टूट चुका है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा लोगों को जो पावर सर्कल्स में बैठे हैं। थैंक यू सो मच अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। सर, क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए मजीद कुछ सवाल का नहीं बची है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा जो क्लियर स्टांस है उसकी वो वजाहत भी कर रहे थे। यकीनन पाकिस्तानी आवाम के लिए जो कोर इशूज़ हैं उस पर यकसू होना तो ज़रूरी है जो पाकिस्तान के हवाले से हैं, और ख़ास तौर पर इस ब्रेक के बाद इंडिया की तरफ से जो झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है पहलगाम के नाम के ऊपर, उसके ऊपर कुछ डिटेल इनसाइट पर भी बात करेंगे। लेकिन ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान कलेक्टिवली इस पूरी सिनेरियो के बारे में क्या राय देता है, और इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी किस तरीके से भारत की असल हकीकत रखता है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एक रोज़ के दौरान भारत की तरफ से जितना जहर पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम इंसिडेंट के बाद उगला गया है, इसमें कोई एक्सपेक्टेशन से कम बात नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा इसी किस्म के इल्ज़ामात जितनी जल्दबाजी में पाकिस्तान के ऊपर आयद करता है, बाद में यही साबित होता है कि वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात यकसर गलत साबित होते हैं। भारत में जिस तरीके से पहलगाम इंसिडेंट के बाद भारत के हवाले से पाकिस्तान के बारे में जिस तरीके से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और फिर बग़ैर सबूतों के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसमें भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय मीडिया भी भरपूर किरदार अदा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़े ही तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर इस किस्म के किसी भी इशू के बारे में बात करने से पहले बहुत सोच समझ कर ये कोशिश की जा रही है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को कम अज़ कम ख़राब ना होने दिया जाए। लेकिन अगर इन इल्ज़ामात का सिलसिला
इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर पाकिस्तान के लिए खामोश रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि भारत की तरफ से जितनी बातें की जा रही हैं, क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर भारत इस किस्म के सबूत भी प्रोवाइड करने में कामयाब हो पाता है जो वो पाकिस्तान के बारे में कोट कर रहा है। और दूसरा, भारतीय मीडिया भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और क्या अभी तक पाकिस्तान जिस तरीके से सब्र व तहम्मुल से काम ले रहा है वही होना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को भी अग्रेसिव तरीके से इसका रिस्पांस देना चाहिए? इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में पाकिस्तान के सिफारतकारी के हवाले से एक बड़ा नाम भी है, साबिक सफ़ीर भी हैं, भारत में तैनात भी रहे हैं, एजाज़ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये फरमाइएगा कि इंडिया का जो पहलगाम का इलाका था और जिस तरीके से वहाँ पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसके लिए जो वक्त चुना गया, जो सिनेरियो चुना गया है, आपको क्या लगता है कि इसमें भारत की अपनी कितनी चाल हो सकती है? देखिए, जैसे ही ये वाकया हुआ है, ऐसे तो कहीं पे भी कोई सिविलियंस अगर मरे तो अफसोस भी होता है, और पाकिस्तान ने किया भी है। लेकिन जैसे ही ये वाकया हुआ, तैसे ही हिंदुस्तान की तरफ से उनका सारा मीडिया जैसे तैयार बैठा था, उसने एकदम से पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। ना तहकीक, ना तफ्तीश, ना कोई एविडेंस। तो उससे पाकिस्तान में ये तासुर उभरा कि कहीं ये फॉल्स फ्लैग तो नहीं है। पहले भी आपको पता है, पुलवामा का जब वाकया हुआ था उस वक्त भी वो उनके गवर्नर मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में दिया था कि उनको कहा गया कि आप खामोश रहें। फिर उसके बाद उससे भी पहले सन 2000 में जब सदर क्लिंटन हिंदुस्तान आए हुए थे, उस वक्त बहुत सारे सिख मर गए थे चित्ती सिंहपुरा में। तो उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल के एस गिल थे, उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि ये हिंदुस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी। अब इस वजह से भी पाकिस्तान को शक पड़ जाता है। और फिर ये है कि अगर आप इस पे गौर करें तो किसी भी वाक़े का कोई बेनिफिशियरी होता है, किसी को नुकसान होता है। तो जिनको हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो हमें तो लगता है कि उनको शायद ये फायदा एक किस्म का पहुंच रहा है कि वो पूरी दुनिया की हमदर्दियां ले रहे हैं, जिससे वो ये चाहेंगे कि भाई जो उनके कश्मीर के अंदर इतनी सख्ती और इतनी फौज रखी है उसको जस्टिफाई कर सकें। वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए राह हमवार हो सके। जबकि पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है सरासर। पाकिस्तान में कश्मीर कॉज को हम तो नहीं चाहते हैं कि इस किस्म का कोई उसको नुकसान हो। हमने हमेशा उसकी इखलाकी और सियासी हमायत की है। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि हम अपनी इक्तसाद पे तवज्जो देना चाहते हैं। तो इसलिए उससे हमें शक पड़ने लग गया कि कहीं ये फॉल्स फ्लैग तो नहीं है। तो अब हिंदुस्तान को भी ये जो एक इस तरह की हाइप बनाई है पिछले कई सालों से मोदी सरकार ने, एक हाइपर नेशनलिज्म और उसमें एक आइडियोलॉजी, हिंदू राष्ट्र बनाने की एक ख्वाहिश, तो उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो उन्होंने चार्ज कर दिया पूरी कौम को इस मामले में, और पाकिस्तान को एक बोगी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को एक यानी एक मुतहिद रखने के लिए। तो ये एक मेरा ख्याल में एक बड़ी एक अजीबोगरीब और मुश्किल सी सूरत हाल इन्होंने बना ली है, जिसमें हिंदुस्तान जो एक पाकिस्तान का हमसाया है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ना ये हमसे डायलॉग करते हैं, ना ये कश्मीर का मसला हल करते हैं, और ऊपर से अपनी आवाम को चार्ज कर दिया है कि वो जब भी कोई इस किस्म का वाकया हो फौरन पाकिस्तान पे उंगलियां उठाएं। सर, ये फरमाएगा कि इस वाक़े के चंद ही घंटों के बाद हम जिस तरह देख रहे थे कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद करने शुरू कर दिए। इससे पहले भी अमूमन इसी तरह माजी के वाक़यात में भी देखने में आया, लेकिन कभी कोई इल्ज़ाम भारत साबित नहीं कर सका। आपके ख्याल में वजह क्या है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ ही उंगलियां उठाना शुरू कर दी जाती हैं भारत की तरफ से? लेकिन नेचुरली वकूआ तो वहां पे हुआ है, और उसके सारे शवाहिद भी उधर ही होंगे। पाकिस्तान इधर से तो जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। हिंदुस्तान अगर चाहता और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे होते, कोई डायलॉग हो रहा होता, तो हम भी कोई उसमें उनके साथ तावन करते और देखते कि भाई क्या हुआ है। अब खाली इल्जाम लगा दें और पाकिस्तान चुप करके इल्जाम सह ले, ये तो नहीं होगा ना। पहली बात है, पाकिस्तान भी जवाब देगा। तो एक जो बयानिया बना रहे हैं हिंदुस्तान, पिछले कई अरसे से बना रहा है कि जी पाकिस्तान दहशत गर्दी का मरकज है। उनके वजीर खारजा भी उठते बातते बैठते ये बात करते हैं। उनके वजीर दिफा, उनके जो होम मिनिस्टर हैं, वो भी पाकिस्तान के ऊपर कई बार चढ़ाई करने की बात करते हैं। तो ये एक जो बयानिया उन्होंने अपने लोगों के सामने बयान कर दिया, बना दिया है, ये बड़ा खतरनाक है। दोनों न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, कोई इस किस्म का कोई वाकया नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल में ना सिर्फ अपनी आवाम को ये
ये अपना बयानिया बताना चाहिए, बल्कि दूसरी दुनिया को भी। दूसरी दुनिया बाय द वे उनके बयानिए पे इस तरह एतबार नहीं कर रही है, सिवाय इसके कि इसको कंडेमनेशन तो कर रहे हैं सारे वाक़े की, लेकिन पहले जो इतना इन्होंने वावेला किया टेररिज्म के हवाले से, वो पाकिस्तान को तनहा करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि दुनिया भी जानती है वो हमसे बायलैटरली कोई इस तरह की बात नहीं करते, बल्कि उनको ये भी पता है कि हिंदुस्तान खुद इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में। बलूचिस्तान में हमें शवाहिद मिले हैं, उनका गुलबशन यादेव आया था, और कई असैसिनेशन उन्होंने की हैं, जिस तरह कनाडा में की, अमेरिका में की, पाकिस्तान में भी की। तो ये जो रविश है उनके यहाँ के एकदम से पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दें, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में भी कम हो रही है। हमें भी बहरहाल दुनिया को पूरा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारा नुक्ता नजर क्या है। सर ये भी फरमाएगा कि अमूमन भारत जब इस किस्म की वाक़यात खुद से पैदा करता है तो उसका कोई ना कोई बुनियादी मकसद होता है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। आपको क्या लगता है कि इस वाक़े के बाद कौन सा बैनुल-अक़वामी एजेंडा हो सकता है जिसके ऊपर भारत काम कर रहा हो और जिसकी राह हमवार करने की कोशिश इस वाक़े की मुनासबत से की जा रही हो? देखिए, बड़ी तस्वीर तो सना साहिबा वाज़ेह है। वो तो ये है कि हिंदुस्तान जब से अमेरिका का इत्तेहादी बना है, साथी बना है, कि चीन के खिलाफ वो कहता है कि हम अमेरिका की मदद करेंगे, उस वक्त से इन पे नवाज़शात हो रही हैं, हर किस्म का इनको असला और इक़्तिसादी इमदाद मिली है। तो हिंदुस्तान अब ये चाहता है कि इस पूरे खित्ते में एक हेजमॉन की तरह, एक पुलिसमैन की तरह एक्ट करे, और वो इजारादारी जो है उसकी वो सब पे नाफिज करना चाहता है। सबको उससे रेजिस्टेंस है, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक को, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं उनकी इजारादारी मानना चाहता। तो ये अपनी ये जो धौंस है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान माने, और उसके लिए पूरा दबाव डाल रहे हैं, और टेररिज्म को एक इन्होंने बहाना बनाया, वरना टेररिज्म तो पाकिस्तान के अंदर कहीं ज्यादा हो रहा है। हिंदुस्तान, और वहाँ जब पाकिस्तान में होता है तो ये अफसोस तक भी नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी तस्वीर तो यही है कि ये अपनी इजारादारी के खातिर पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहते हैं, और उसके लिए इस किस्म के जो वाकयात है वो इनको मदद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर भी हैं और यकीनन पाकिस्तान के हवाले से जो सही पॉलिसी होनी चाहिए उसकी वजाहत भी कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान जो अभी तक खामोशी के साथ बहुत से इन तमाम बयानात को देख तो रहा है, लेकिन सही मायनों में हुकूमत की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर नहीं जारी किया गया है। अब देखना होगा कि आया भारत के इन तमाम इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी किस तरीके से एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।